और मैं हूं विशाल वैभव। सुशासन की सरकार में न्याय के लिए भटकता एक परिवार, और इस न्याय के लिए ये लोग भटक रहे हैं और लगातार इस चिलचिलाती धूप में जो है कभी बीजेपी कार्यालय, कभी उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश, तो कभी डीजीपी के पास जो है पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि सीतामढ़ी ज़िले से जुड़ा हुआ ये मामला है, हम जानते हैं पूरा मामला क्या कुछ है। ये क्या कुछ घटना घटी कि आपको बार बार पटना बीजेपी डीजीपी के चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है? सर, हम ये पूरे पब्लिक को और पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं, यहाँ तक कि बिहार सरकार को भी बताना चाहते हैं कि पिछले 3 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं। मेरा अपना एक ज़मीन और 2 घर है सीतामढ़ी में, जिस पर कुछ अपराधी और दबंग लोग करीब 3 साल से अवैध कब्जा करके रह रहा है, ठीक, जिसके जान मारने के डर से हम लोग सीतामढ़ी कभी नहीं जाते हैं। उन बदमाशों द्वारा डायरेक्ट ये खुलेआम बोला गया है, कॉल करके आमने सामने से, कि तुम्हारे घर ज़मीन अब मेरे कब्जा में है, तुम लोग सीतामढ़ी आएगा तो हम लोग जान ले लेंगे, ठीक। और वो पुलिस को मुट्ठी में रखने का भी दावा करता है, ठीक, जिसका गुहार और जिसका शिकायत कितनी बार किए, आवेदन डाक के द्वारा दिए, बात करके दिए, आईजी सर से मिल कर दिए, मगर इस मामले में अभी तक न्याय नहीं मिला। मेरे घर का और मेरे ज़मीन पर अब बदमाश लोग अभी भी रह रहे हैं, पुलिस के मेल से कहीं ना कहीं। इसका आशंका इसीलिए जता रहे हैं क्योंकि मुद्दाले का इतना मनोबल बढ़ गया ये करते करते कि इसी 1 अप्रैल 2024 को मेरे 2 भाई का बेरहमी से हत्या कर दिया गया। आपको कुछ मामले में पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की है? आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले ये ज़मीनी मामला था, ठीक, बाद में ये पैसे का लेन देन का मामला हो गया, ठीक, जिसके बाद जो भी आरोपी है उसके द्वारा मेरे पापा के ऊपर केस दर्ज किया जाना चाहिए था अगर पैसे का लेन देन था। ये सारे पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोप लगाया जाता था कि पैसा लेके भाग गया है। तो मेरा यही कहना है कि अगर भाग गया है तो आप किसी के घर ज़मीन पर तो कब्जा नहीं कर सकते हैं। इतना तो आपको सरकार या कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे या केंद्र सरकार हो, ये हक आपको नहीं दिया है कि आप कब्जा कर ले। लेकिन उसके बाद पैसे का लेन देन होने के वजह से ये लोग न्यायालय में नहीं जाता है, ये लोग पुलिस के बाद नहीं जाता है, और कहीं ना कहीं नगर थाना डीएसपी को मिलाकर और मेरे घर ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद इसके बार बार शिकायत किए, लेकिन इस मामले में कभी सही जांच नहीं की गई। इसी 1 अप्रैल 2024 को, इसी साल 2.5 महीने पहले 1 अप्रैल 2024 को मेरा 2 भाई, हम लोग जो पूर्वी चंपारण में इन लोग के डर से लगभग 2.5 साल से किराए के मकान में रहते हैं, अब जी अपना घर होते हुए भी किराया के मकान में रहते आ रहे हैं, और इसकी बार बार शिकायत करने पे भी ना कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया, न ही न्याय दिलाया गया, न ही किसी का गिरफ्तारी किया गया, जबकि पुलिस को सब खबर है। हम लोग साक्ष्य दिए, गवाह दिए, सबूत दिए, दस्तावेज दिए, कितने भी, और जो धमकी दिया उसका कुछ रिकॉर्डिंग भी दिए, लेकिन इस मामले में कभी नगर थाना की पुलिस द्वारा या सदर डीएसपी द्वारा मामले पर सही जाँच नहीं किया गया। इस सब से उसका हिम्मत बढ़ता गया। 1 अप्रैल को बहला फुसला के मेरे भाई को सन्नी और शुभम नाम का लड़का, जो इसी आरोपी लोग का जो दोस्त है, इसके द्वारा उसको बुलाया जाता है कि घर में रहो, घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को, ज़मीनी मामला है, ऐसा कहते हुए उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। घर में करीब 3 बजे पहुंचने पे मेरा भाई लोग अपने माँ को कॉल किया, अपने बहन के नंबर पे वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करने के बाद ये बताता है कि हम लोग घर में कुशल आ गए हैं, जो भैया लोग के साथ आए वो लोग बाहर खड़े हैं, संजीव, सूरज, डॉक्टर अजय, राजन राय, डॉक्टर स्नेहा, रिंकी जायसवाल और सिद्धि कुमारी, ये सारे लोगों ने मिलकर मेरे भाई के साथ तरह तरह का ये साजिश पहले से रचते आ रहे थे। इसकी बिल्कुल हमें इसका कल्पना भी नहीं कर सकते थे। धमकी दिया गया था, लेकिन फिर भी धमकी होता है, कोई हत्या कर भी सकता है, इसका बिल्कुल भी कल्पना नहीं किया था मेरे परिवार ने। उस दिन संजीव के द्वारा नगर थाने की पुलिस को भी बुलाई गई। उन्होंने भी यह डांटते हुए बोला कि जब इसका घर है तो रहने दो दोनों भाई को, क्या दिक्कत है तुमको, लेकिन इससे आग बबूला हो गया संजीव। उसके बाद क्या किया कि करीब 7 बजे ही ये सारे आरोपी, जिसका मैंने नाम लिया, मेरे भाइयों को घर में ही बंद कर देते हैं। और जो पहले से बदमाश रह रहे थे, डॉक्टर ये राजन राय और उनकी पत्नी, वो कहती है कि हम कल आपका मकान खाली करके चले जाएंगे, आप लोग रहिए आराम से।
ठीक, ये सब तो उसका प्लानिंग था। 7 बजे ये गेट में ताला बंद कर देते हैं। मेरा भाई घबरा जाता है, मम्मी को फ़ोन करता है, बहन को फ़ोन करता है, बताता है ये सारा बात। उसके बाद माँ इतना ही कहती है कि ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं नगर थाना को ये बात बताने की, तुम लोग घर में अच्छे से रहो, अगर कुछ भी हो तो हमको बताना। उसके बाद करीब 9 बजे के करीब में मेरे चाचा लोग से भी बात होता है, तो मेरे चाचा लोग कहते हैं संजीव को कि ठीक है, आया है भैया का लड़का तो तुम उसको घर में रहने दो, 2 दिन के बाद भैया बाबू को बुला के पंचायती करके मामला का जो भी हल है हम निकाल लेंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने से हल नहीं निकलता है, लेकिन इस पर भी वो अपना आग बबूला होकर ये चला गया। 9:30 के करीब में जब मेरा भाई खाना खाने जा रहा था, जोमेटो से खाना मंगवाया, उसका फ़ोटो भेजा और बोला कि दीदी हम खाना खा के कॉल करते हैं। 9:28 में फ़ोन करने पर फ़ोन बंद हो गया। फिर दूसरे भाई का नंबर लगाया, उसका भी फ़ोन बंद हो गया, जबकि उस समय रिंग हुआ एक बार, लेकिन उस समय सारे आरोपी घर में घुसे थे। मोबाइल छीनने के बाद रिवॉल्वर, रॉड और लाठी डंडे से, लोहे के रॉड से मार मार के घर में ही अधमेरा कर दिया। ये सारे समाज के लोग इस घटना को देखे हैं। मेरा भाई, दोनों भाई चिल्ला रहा था कि भैया घर ज़मीन रख लो, लेकिन जान बख्श दो खाली। मेरा बीच वाला भाई ये भी कह रहा था कि भैया हमको मार दीजिए, लेकिन छोटा वाला भाई को छोड़ दीजिए। लेकिन उस दरिंदों को, उस शैतानों को रहम नहीं आया जरा भी। और उसके बाद अधमरा करके मारने के बाद बेहोशी हालत में संजीव, सूरज, रिंकी, डॉक्टर अजय, राजन, मुकेश सिंह, डॉक्टर स्नेहा, ये सारे लोग, संजीव का एक गाड़ी है टाटा हैरियर जिसका गाड़ी नंबर BR30 AC 7975 है, उस गाड़ी में ये सब लोगों ने बैठाया। 10-15 और बाइक थी जो इस गाड़ी के पीछे पीछे गई और करीब 10 साढ़े 10 के बीच में उसको अपहरण करके बेहोशी हालत में उसको ले जाया गया। 40 किलोमीटर दूर ले जाने पर किसी पुलिस प्रशासन को शक नहीं हुआ। हम ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस रात भर जो जगी होती है, जो शहर की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए बनी है, उसको संदेह इस मामले पर क्यों नहीं हुआ कि इतने रात में गाड़ी के पीछे इतना बाइक कैसे जा रहा है। ठीक है, उस पर शक करते तो वो पता चल जाता। उसी दिन लगभग 10 बजे मेरी बहन नगर थाना और 112 के पुलिस को फ़ोन भी करी, लेकिन उन लोगों के द्वारा भी कोई जाँच नहीं किया गया। अगर वो मेरे उन लोगों के द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से जवाब दिया गया कि तुम लोगों का नंबर इसीलिए ब्लैक लिस्ट में रख देते हैं, तुम लोग बार बार शिकायत करती है, तुम लोग नौटंकी करती है। नगर थाना अध्यक्ष के द्वारा डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगाया गया, ये बोला गया। जबकि मेरी बहन रोते रोते बोली कि सर मेरे दोनों भाई का अपहरण करके उसी हालत में उसको ले जाया गया। 40 किलोमीटर दूर ले जाने पर किसी पुलिस प्रशासन को शक नहीं हुआ। हम ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस रात भर जो जगी होती है, जो शहर की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए बनी है, उसको संदेह इस मामले पर क्यों नहीं हुआ कि इतने रात में गाड़ी के पीछे इतना बाइक कैसे जा रहा है। ठीक है, उस पर शक करते तो वो पता चल जाता। उसी दिन लगभग 10 बजे मेरी बहन नगर थाना और 112 के पुलिस को फ़ोन भी करी, लेकिन उन लोगों के द्वारा भी कोई जाँच नहीं किया गया। अगर वो उन लोगों के द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से जवाब दिया गया कि तुम लोगों का नंबर इसीलिए ब्लैक लिस्ट में रख देते हैं, तुम लोग बार बार शिकायत करती है, तुम लोग नौटंकी करती है। नगर थाना अध्यक्ष के द्वारा डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगाया गया, ये बोला गया। जबकि मेरी बहन रोते रोते बोली कि सर मेरे दोनों भाई का अपहरण करके ले जा रहा है, दोनों को बचा लीजिए। उसके बाद घटना होने के बाद 2 तारीख को हम लोगों ने अपहरण करके हत्या कर देगा इसका आवेदन दिए। इस पर केस दर्ज नहीं हुआ। 2 तारीख को भी 2 तारीख को 100 मिला तो पूरे पुलिस प्रशासन को पता था कि 2 हाईवे पे 100 मिला है। इसका जानकारी भी पूरे परिवार को नहीं दी गई। हो सकता है आपका बेटा है, आप इसका पुष्टि कर ले, या हो सकता है आपका बेटा नहीं भी हो, लेकिन इस बारे में जानकारी नहीं दिया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सारा आरोपी और पुलिस दोनों मिलकर ही मेरे दोनों भाइयों का हत्या करवाया है। इस प्लानिंग में सब लोग हैं। मेरा ये कहना है कि अगर घटना भी हो गया, अगर हत्या भी हो गया, तो हम पुलिस प्रशासन सीतामढ़ी से इतना ही गुहार लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं कि सर इस मामले में आपको न्याय देना चाहिए था। 2 मासूम बच्चों का बेरहमी से हत्या किया गया है, पीट कर। आपको इस पर दया नहीं आया। आपको इस मामले में अगर ऐसा होगा तब क्या कीजिएगा? आप लोग के साथ अगर ऐसा होगा तब पर भी ऐसे ही कीजिएगा। 40 किलोमीटर दूर ले जाके फेंक दिया, उसमें भी दोनों भाई को, दोनों बेटा को 6 किलोमीटर के दूरी पर, उसको दूसरा जिला में, उसको दूसरा जिला में फेंक करके, उसके बाद एक्सीडेंट बनाने के लिए गाड़ी से पीच के पूरा रात को छोड़ दिया। हम लोग को इन्फॉर्म भी नहीं हुआ। 1 तारीख के वैसा कांड कर दिया, उसके बाद 2 तारीख को भी मालूम नहीं हुआ। 3 तारीख के सुबह में भी, 3 तारीख को भी हम लोग को कोई खबर नहीं हुआ। तो मेरे पति वायरल वीडियो देखे तब शक उनको हुआ, तब फ़ोन किए, कहे कि इसे फ़ोटो थोड़ा भेजिए, हमको शक हो रहा है, डर भी हो रहा है कि मेरा बेटा, कल से हम लोग को बात नहीं हो रहा है, डर हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा ही बेटा हो। फ़ोटो मंगवाए तो देखे तो कहे कि नहीं ये मेरा ही बेटा है।
वहाँ हम लोग गए ही नहीं। और वहाँ के पुलिस लोग भी बोल रहा है कि आके कंप्लेन की है, आके फ़ोन की अपना से दर्ज लिखाई है, जबकि हम लोग वहाँ गए ही नहीं है। मामला इसमें ये है, हम ये कहना चाहते हैं, और अगर पुलिस प्रशासन सही है तो वो अपना साक्ष्य दिखाए, अगर हम सही है तो ये दूध का दूध पानी का पानी स्वयं हो जाएगा। मेरा कहना है कि मेरे घर ज़मीन पे तो सबसे पहले जांच किया जाना चाहिए। रुपया का लेन देन था तो उसका भी जांच करना चाहिए था, तो पहले ही मुद्दाले का गिरफ्तारी हो गया रहता। यहाँ तक कि मुद्दाले नगर थाना में रोज़ जाता था, आता था, मिलता था, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता था। हम साक्ष्य, सबूत, गवाह, दस्तावेज और उसका धमकी का रिकॉर्डिंग भी कुछ दे चुके थे, लेकिन नगर थाना नहीं किया। 3 तारीख को जब हम लोगों को मालूम हो गया ना, हत्या करने के बाद भी सारे आरोपी अपने अपने घर पे आराम फरमा रहे थे। इतना ढीठ कैसे हो सकता है कोई भी कि हत्या करके अपने घर पे आराम फरमाएगा। 3 तारीख को जब हम लोगों को खबर हो गई, हम लोग पुष्टि कर लिए खुद से कि वो हमारा ही भाई है, हम लोगों के हमारे ही परिवार का बेटा है, तो उसके बाद फिर सारा आरोपी फिर फरार होने का कोशिश किया, जिसमें से उसकी पत्नी को और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उस दिन डॉग स्क्वाड टीम को नहीं बुलाई गई। मर्डर केस में बुलाई जाती है ना, फॉरेंसिक जांच कराई जाती है, खून टेस्ट की जाती है। मेरे घर में मारा पीटा गया तो 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर में होनी चाहिए ना जांच। 1 महीने के बाद पुलिस प्रशासन जांच करेगी। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं सवाल कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। हम आप पे कोई आरोप नहीं लगाते। अगर आप निष्पक्ष होकर, अगर आप पक्षपात नहीं करते, निष्पक्ष होकर, ईमानदारी पूर्वक अगर आप कार्रवाई करते तो शायद हम लोगों को न्याय मिल रहा होता, हम लोगों को आप पे भरोसा होता कि न्याय मिल सकता है। हम लोग रो बिलख कर आपसे विनती करते जा रहे हैं लगभग 2.5 महीने से कि सर जो फरार आरोपी है उसको गिरफ्तारी कीजिए, तो सर द्वारा बोला जाता है कुर्की जब्ती निकाल रहे हैं। ये लगभग 2.5 महीना से बोला जा रहा है, 1.5 महीना से बोला जा रहा है। 2 दिन में निकाल रहे, 4 दिन में निकाल रहे, इलेक्शन था उधर, ये है वो है। उसके बाद सारे मुद्दाले आरोपी का फ़ोन नंबर दिए कि सर कॉल डिटेल निकाल लीजिए, इससे जितने भी आरोपी हैं ना उसका सारा कनेक्शन खुल जाएगा, उससे सारा कनेक्शन खुल जाएगा। घटना जो हुआ उस समय उस घटना स्थल पे मौजूद कौन कौन था, इससे भी भंडाफोड़ हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा कि कौन कौन था। तो पुलिस केस को कहीं ना कहीं पूरा सोच के रखी है कि कमज़ोर बनाएंगे, सारे आरोपी का मदद किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिला भी है तो उसको छुपाया गया है। मेरा यही कहना है कि 40 किलोमीटर के अंदर में ऐसा हो नहीं सकता कि फुटेज नहीं मिलेगा, मिला है, लेकिन उसको छुपाया गया है, दबाया गया है आरोपियों को बचाने के लिए। केस डायरी में जो भी गवाह दे रहे हैं ना, तो उसको अभी तक अंकित नहीं किया गया, जबकि 2.5 महीना से ऊपर होने को। आप हमें बताइए पत्रकार साहब, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, मेरा गवाह दर्ज नहीं होगा तो क्या आरोपी बेल पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। उसके बाद हम इतना ज़रूर बताते हैं, भविष्य बताते हैं कि आरोपी के निकलने के बाद हम चारों परिवार में जो अब सदस्य बचे हैं उनका भी हत्या कर दिया जाएगा। मेरे घर ज़मीन का कीमत, आपको भी जान की खतरा है? बिल्कुल है। आरोपियों के द्वारा खुलेआम बोला गया है कि हम 6 को मार देंगे, तुम्हारे घर ज़मीन का मालिक बन जाएंगे। मेरे 2 घर और 1 ज़मीन की कीमत लगभग 6-7 करोड़ होगी, जिस पे 3 साल से लगभग अवैध कब्जा करके रह रहा है, लेकिन पुलिस इस पर सही जांच नहीं कर रही है। अभी 1 साल से भी केस दर्ज होने के बावजूद, क्रिमिनल केस दर्ज होने के बावजूद भी अगर संज्ञान लिया हो जाता तो मेरे 2 भाई का ऐसे हत्या नहीं होता, ऐसे मनोबल नहीं बढ़ता इन आरोपियों का। अवैध धंधा करता है, वो भी पूछना चाह रहे हैं, लॉटरी सट्टा ये सब काम करता है, भू माफिया, दबंग है। पूर्व में 2012 में अपने बड़े पापा यानी मेरे बड़े पापा का हत्या भी वो सुपारी देके करवा चुका है। वो अपराधी तभी से है। क्या इसको लेकर आपने किसी प्रशासन के वरीय अधिकारी से अभी तक बात की? सर, सीतामढ़ी नगर थाना से गुहार लगा चुके हैं, उसके बाद डीएसपी सर से गुहार लगा चुके हैं, एसपी सर से भी गुहार लगा चुके हैं। हम एसपी सर का बहुत आभार मानते हैं। उन्होंने 25/4/24 को एक आवेदन दिया जिसमें 9 बिंदु है, जिसमें 9 मुख्य बिंदु है। उस पर डीएसपी सर और थानाध्यक्ष को जांच करना है। मेरा सर उन पे बहुत भरोसा होता है या बहुत इज्जत होता है कि वो खुद पूछते हैं इस मामले में। हम पूछते हैं ना सर कि उस मामले पे जांच क्यों नहीं कर रहे हैं या उसमें क्या हुआ है, तो हमको डीएसपी और एसपी सर मेरे पापा को डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, बोलते हैं कि कोई जानकारी नहीं है, एसपी सर से पूछिए। पूछते हैं कि सर फरार जो आरोपित है या इसमें 11-12 और लोग हैं, उनका गिरफ्तारी क्यों नहीं किया, तो एसपी सर करेंगे। एसपी सर को फ़ोन, डीएसपी और एसपी सर मेरे पापा को डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, बोलते हैं कि कोई जानकारी नहीं है, एसपी सर से पूछिए। पूछते हैं कि सर फरार जो आरोपित है या इसमें 11-12 और लोग हैं, उनका गिरफ्तारी क्यों नहीं किया, तो एसपी सर करेंगे। एसपी सर को फ़ोन लगाइए, एसपी सर से मिलिए, वो ऐसे जवाब देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि उस 9 बिंदु पे अगर जांच भी हो जाता है ना डीएसपी सर के द्वारा और नगर थानाध्यक्ष के द्वारा, वो भी कितना ढीठ बने बैठे हैं, जांच कर देते तो हमें न्याय मिल जाता, हमें न्याय मिल जाता। हमको सुरक्षा चाहिए और अपने दोनों भाइयों के लिए न्याय चाहिए। मतलब सरकार से क्या मांग है कि सुरक्षा को लेकर मांग है सरकार? हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि सर मेरा घर है या मुद्दाले अगर
क्लेम करता है कि उसका घर ज़मीन है, तो आप कागज़ देखिए ना, कागज़ देखिए, अगर उसका है तो उसका कर दीजिए, अगर हमारा है तो हमारा कर दीजिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इस मामले में मेरे साथ चीटिंग किया गया है 2021 में ही। अभी तक सरकार में बैठे लोगों से आपको कुछ बात या मुलाकात हुई है कि नहीं? सर पहले आके उप मुख्यमंत्री सर से भी मिल चुके हैं सर, तेजस्वी सर से भी मिल चुके हैं सर, सबको आवेदन भी दिए थे हत्या के बाद भी। उन्होंने सर यही कहा कि ठीक है, हम एसपी सर को कहेंगे इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए, पर सर हमको कार्रवाई करते हुए दिख नहीं रहा है सर। हम इतना ही कहेंगे कि कार्रवाई होते दिख नहीं रहा है। कोई जानकारी पूछते हैं, मांगते हैं, बोलते हैं सर हम लोगों को घर में रखवाइए, सुरक्षा गार्ड दीजिए 2-3, हम लोगों को घर में रखाइए, हम लोगों का केस खराब हो रहा है, हम लोग न्यायालय आएंगे जाएंगे तब तो केस लड़ पाएंगे। अब आगे कहाँ से उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है? उम्मीद हम हाथ जोड़कर बिहार सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि या तो इसमें स्पेशल टीम गठित किया जाए, या तो सीबीआई जांच कराया जाए। मेरा दोनों भाई बहुत निर्दोष था, बहुत ही छोटा था, उसका अभी पूरा भविष्य बचा हुआ था, बहुत ही कमज़ोर बन गए हैं, पूरा परिवार कमज़ोर बन गया है 2 जवान बेटे के हत्या से। उसकी बुरी तरीके से पीट के हत्या, ऐसा शैतानी हत्या मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने बिहार में किया होगा। हत्या करने के बाद भी गाड़ी से कुचला गया। सारे आरोपी इतना शैतान बन गए कि उसके बाद सोचे कि पुलिस इसको एक्सीडेंट बना देगी, उसके बाद गाड़ी से उस पर रौंदा गया। मारने के बाद भी उसके आत्मा को बहुत तकलीफ़ पहुंची है। मेरे भाइयों को बहुत दर्द होता है। हमको न्याय चाहिए। मेरे परिवार में 4 लोग बच गए हैं, मेरी माँ, मेरे पापा, हम और मेरी बहन। सुरक्षा चाहिए हम लोगों को, घर में रखवाया जाए। 196/23 और 228/24 जो नगर थाना कांड संख्या जो केस है, उसमें उचित कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों पे है ना सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बस इतना ही मांगे। इसके अलावा कोई मांग हम नहीं करते हैं, कोई पक्षपात करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो उचित मामला है ना, उसी पे छानबीन, उसी पे जांच करवाया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ प्रसाद हुआ। मेला रोड भवदेपुर का निवासी है, लेकिन पूर्वी चंपारण में पिछले 3 साल से रह रहे हैं। पूर्वी चंपारण में पुलिस के और विपक्षी मतलब मुद्दाले आरोपी सबके डर से ही, यहाँ तक कि पुलिस के भी डर से पूर्वी चंपारण में रह रहे हैं और अपना मकान घर छोड़ के किराया पे रह रहे हैं। जी सीतामढ़ी के जो है ये निवासी हैं और नगर थाना अध्यक्ष का ये पूरा मामला था, जो कि कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला नज़र आता है, जिसमें 2 भाइयों की हत्या भी हो चुकी है। और आज जो है ये अपराधियों के डर से जो है ये अपना घर छोड़कर जो है पूर्वी चंपारण में किराए के मकान में रहने के लिए विवश हैं। लेकिन इस सुशासन की सरकार, जिसको कहा जाता है, लगातार जो है कहा जाता है कि पहले आकर जो 1990 की बातें की जाती है, जंगल राज से तुलना किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे मंगल राज मानते हैं तो फिर एक ऐसी कहानी क्यों कि जहां जो है एक निर्दोष व्यक्ति को अपना घर छोड़कर किराए के घर पर रहना पड़ रहा है, डर के साए में जीने को ये मजबूर हैं। आखिर क्यों, सवाल पूछता है कहीं ना कहीं बिहार की जनता जानना चाहती है इस बिहार सरकार से कि आखिर इस डर की साए में कब तक लोग ऐसे ही जीते रहेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।